We are free investors. यशस्वी भव through which we simplify your finances. आज जो सब्जेक्ट है वो है वेट एंड वॉच। मार्केट का जो मूड है अभी के टाइम पे वो वेट एंड वॉच है। कुछ भी नहीं हो पा रहा है इंडेक्स के लेवल पे। अगर आप पिछले लगभग 2 महीने की बात कर लें, 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। 11-12 मई को जो इंडेक्स ने 25,200 एक लेवल टच किया था, उसके 200 पॉइंट ऊपर और फिर उसके 200 पॉइंट नीचे का एक जोन बना हुआ है। निफ्टी आज 25,000 से नीचे क्लोज हुआ है, तो ये एक जोन है 2-3% का जिसके बीच में मार्केट अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो कुछ चीजों का वेट है, आप जानते हैं। जो मेजर वेट है वो ट्रेड डील का है। दूसरा जो वेट है वो Q1 के रिजल्ट्स कैसे होने वाले हैं उसका वेट है। तो जो रिजल्ट्स अभी तक आए हैं जो लार्ज कैप कंपनीज के, वो उतने अच्छे तो नहीं है। ठीक है। और आज एक रिजल्ट आया रिलायंस का, तो उसमें आप देखेंगे तो रिजल्ट आपको काफी अच्छा दिखेगा, बट 8,000 का उसमें एक्सेप्शनल गेन है। उन्होंने कुछ शेयर्स उनके होल्डिंग थे वो बेचे हैं, उसके चलते हुए हैं। तो मिक्स सा एक बैग बन रहा है रिजल्ट्स का। बहुत सारे रिजल्ट्स तो आए नहीं है, बाकी बहुत सारे रिजल्ट्स अभी आने भी हैं। तो उसी वेट एंड वॉच वाले कंडीशन में ये मार्केट अभी चल रहा है। और आगे जैसे जैसे ट्रेड डील अनाउंस होता है और Q1 के रिजल्ट्स जैसे आते हैं, उसी तरफ ये शायद डायरेक्शन लेता हुआ दिखेगा। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। और इस एनालिसिस के दौरान किसी भी पार्टिसिपेंट के द्वारा या मेरे द्वारा किसी भी एसेट क्लास का नाम लिया जाता है, वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। वो किसी भी तरह से कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और अपनी तरफ से भी अपना थोरो रिसर्च करें। सबसे पहले हम आते हैं स्मार्ट मीटर अपडेट पे। तो हमारे पास ये 30 जून का डेटा है। आप देखिए जो इंस्टॉल्ड हुए थे वो हुए थे 3,37,000,001। ये 30 जून तक इंस्टॉल्ड हुए थे। नेक्स्ट 15 डेज के बाद ये नंबर बढ़ जाता है और 3,53,90,004,648 ये नंबर आता है 15 जुलाई तक का, 15 दिनों के अंदर। अगर हम इस साल की बात करें तो 30 जून तक जो फाइनेंशियल ईयर 26 में मीटर्स जो इंस्टॉल हुए थे वो थे क्लोज टू 86 लैक्स। बट अभी 15 दिन और बीत चुके हैं, तो अब फाइनेंशियल ईयर 26 में जो मीटर लगे हैं उनकी संख्या है 1,02,10,952। पिछले साल FY25 में जो स्मार्ट मीटर्स लगे थे टोटल पूरे साल में वो थे अप्रोक्स 1.47 करोड़। तो लगभग हम 1/3 दिनों से भी कम से कम हम 2/3 काम कर चुके हैं या उससे ज्यादा कर चुके हैं। थोड़ा हम और एनालिसिस थोड़ा देखते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि सैंक्शन जो मीटर्स है, स्मार्ट मीटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो क्लोज टू 22 करोड़ के स्मार्ट मीटर्स सैंक्शन है। जिसमें से अवार्ड किए गए अभी तक क्लोज टू 14 करोड़। 8 करोड़ अभी भी अवार्ड होने बाकी है। मतलब कि इसका अभी तक ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये स्टार्ट हुआ था 2017 में। स्टार्ट के टाइम पे देखें हम FY2017 से लेके FY2023 तक मीटर्स जो लगे थे वो बहुत ज्यादा लग नहीं पाए थे। लगभग 56 लाख मीटर्स लग पाए थे पूरे 6-7 साल में। तो जो एवरेज इंस्टॉलेशन पर डे हो रहा था 7 साल का, वो निकल के आता है क्लोज टू 2200 पर डे। इंस्टॉलेशन तेज होता है फिर 24 में आके, और वो जो इंस्टॉलेशन का जो स्पीड था वो 13,271 पर डे हो जाता है। FY25 में फर्दर इंक्रीज होता है वो, और वो 40,327 मीटर्स पर डे लगता है। ये पिछले साल तक की बात है। अब हम आते हैं FY26 में। तो अभी तक 106 दिन 15 जुलाई तक होते हैं। 106 दिन में जो मीटर्स लगे हैं वो लगे हैं 1,02,10,952। और मीटर लगाने की जो स्पीड है अब वो पूरे साल की जो FY26 चल रहा है 106 दिनों में 96,330 मीटर्स पर डे पिछले साल की स्पीड से अभी 2 गुने से भी ज्यादा तेज है। और अगर थोड़ा सा हम पर्टिकुलर हो जाए कि Q1 में क्या स्पीड थी और Q2 में अब स्पीड क्या चल रही है, तो सामने नंबर्स है। Q1 की स्पीड 94,421 मीटर्स पर डे थी, और Q2 में अभी केवल 15 दिन बीते हैं और ये स्पीड बढ़ के 1,07,910 10 मीटर्स पर डे ये हो चुका है। ये चार्ट का मतलब है कि जो स्पीड मीटर की इंस्टॉलेशन की है वो काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। FY25 से स्पीड पिछला जो बीता है क्वार्टर Q1 काफी तेज थी।
दैट मीन्स कि जो Q4 था पिछले साल का, उससे भी स्पीड तेज थी Q1 की, और अब Q2 जो स्टार्ट हुआ है वो और भी अच्छे स्पीड से स्टार्ट हुआ है। आखिरी 30 दिनों की हम बात करें तो स्पीड जो है वो 1.09 लैक्स पर डे है, जो स्पीड पहले की स्पीड से काफी तेज है। मॉनसून के चलते हो सकता है कोई डिक्लाइन देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे ये साल खत्म होगा और हम फाइनेंशियल एंडिंग की तरफ बढ़ेंगे मार्च तक, तो ये स्पीड और भी ज्यादा तेज होने की संभावना बनती है। तो ये इस स्पीड के साथ भी अगर काम होता है तो इस साल लगभग आप मान सकते हैं कि 3.5 करोड़ से लेके 4 करोड़ तक मीटर्स लगेंगे। वो होने के बाद भी, ये साल खत्म होने के बाद भी, FY26 के बाद 16 करोड़ मीटर फिर भी लगने बाकी रहेंगे, जो टोटल सैंक्शन मीटर्स हैं उसमें। और ये जो सर्वे था वो 2017 का था। अभी हम 25 में बैठे हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हमारा एनालिसिस था कि हमें 22 करोड़ मीटर की जरूरत पड़ेगी, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। अगर वो चेंजेस होते हैं तो फर्दर और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। स्मार्ट मीटरिंग में केवल ये इलेक्ट्रिक मीटर की बात है। अभी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि गैस मीटर की बात है, वाटर मीटर की बात है, ये भी अलग अलग सेक्शंस हो सकते हैं जो आगे मीटरिंग कंपनियों को उसके अगले ग्रोथ इंजन के लिए सपोर्ट करें। अब हम आते हैं कि जो टेंडरिंग ट्रेंड है वो क्या है। तो यहाँ पे सामने आपके डेटा है कि पिछले साल Q1 FY25 में जो टेंडरिंग हुए थे वो थे 6373 बिलियन, 6373 बिलियन की टेंडरिंग हुई थी। जो अभी के Q1 में जो टेंडरिंग हुई है वो हुई है 17409 बिलियन, इतनी टेंडरिंग हुई है। तो अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो टेंडरिंग ही जो है वो लगभग 173% बढ़ी हुई है पिछले साल से। और इस टेंडरिंग में जो मेजर जो टेंडरिंग दिख रही है हमें, वो दिख रही है इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्टर में। इलेक्ट्रिसिटी में क्या देख रहे हैं हम कि ये नंबर ऑफ टेंडर्स है, ठीक है। ये जो है ये बिलियंस रुपीज है। तो ये 2021 बिलियन रुपीज थे। अभी इस Q1 में ये सेम 8170 हो गए हैं, यानी 304% की वृद्धि है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्टर में। थोड़ा हम और प्रिसाइज होकर बात करें तो हम क्या देखते हैं कि पिछले साल सेक्टर वाइज की यहाँ टेंडरिंग है। यहाँ पे Q1 में 3566 अभी इस साल का टेंडरिंग है, और 1425 पिछले साल का टेंडरिंग है। 150% का ग्रोथ यहाँ दिख रहा है अगर हम इन सेक्टर्स को कवर करें जो मेनली लिस्टेड स्पेस की बात है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो मेजर जो जंप है वो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में पिछले साल 48 बिलियन की टेंडरिंग हुई थी, इस साल 304 बिलियन की टेंडरिंग हुई है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है टेंडरिंग में 530% का जंप है। कुछ और भी सेक्टर्स हैं जहां पे ठीक ठाक जंप आया, दैट इज कम्युनिटी सर्विसेज 141% का जंप है। देन वाटर सप्लाई में 186% का जंप है। हॉस्पिटल्स में 124% का जंप है। रियल एस्टेट में 458% का जंप है। तो पिछले साल का Q1 जब हमने बात की थी कि टेंडरिंग जो है बहुत स्लो पेस पे हुई थी, बिकॉज जो पहला जो क्वार्टर था पिछले साल का वो इलेक्शन वाला क्वार्टर था। तो वहां पे नेचुरली जब भी ऐसा होगा, जब बड़े इलेक्शन आएंगे, जो जनरल इलेक्शन आएंगे, तो उस टाइम पे टेंडरिंग वाला जो फेज है थोड़ा सा स्लो डाउन होगा। तो उसी लो बेस का भी हमको फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। तो हमने मेजरली क्या देखा है इसमें कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा टेंडरिंग जो है यहीं पे हुई है। अगर हम परसेंटेज टर्म में बात करें तो यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रिसिटी में जो Q1 का शेयर था 100% शेयर्स में 32% केवल इलेक्ट्रिसिटी में टेंडरिंग हुई थी। इस साल वो नंबर चेंज होकर आउट ऑफ 100 47% टेंडरिंग केवल इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्टर की है। यहाँ भी अगर हम मेजर जो सेक्टर्स उसकी बात कर लें तो आउट ऑफ 3566 टेंडरिंग जो हुई है, क्लोज टू 9-10% टेंडरिंग केवल और केवल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हुई है। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। तो टेंडरिंग इस तरह से इस Q1 में हुई है। तो इसका मतलब ये है कि टेंडरिंग का मतलब ये नहीं कि जो रिजल्ट है वो डिटो डिटो उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉलो करेंगे, नहीं। टेंडरिंग का मतलब कि ऑर्डर बुकिंग हुई है, ठीक है। अब वो ऑर्डर जैसे जैसे रियलाइज होते हैं रेवेन्यू में, देन एबिटा में, देन प्रॉफिट में, तब कंपनियों के जो नंबर्स हैं वो अच्छे से इंक्रीज होता है। तो इसका फायदा हो सकता है कि इंस्टेंट क्वार्टरली ना दिखे, लेकिन आगे के क्वार्टर में जैसे जैसे वो डिलीवर करते चलेंगे तब देखने को मिल सकता है। अब जरा हम आते हैं US इंडिया ट्रेड डील का क्या अभी चल रहा है। तो एक ये न्यूज है 17 जुलाई का। इंडिया में सेटल फॉर 10 to 15% टैरिफ इन ट्रेड डील विथ US। ये आपने भी न्यूज सुनी होगी। तो इसमें क्या है कि इंडिया में हैव टू सेटल
फॉर टैरिफ ऑफ अप टू 15% ऑन इट्स शिपमेंट। इंडोनेशिया को 19% उन्होंने ट्रेड डील किया है, एंड वियतनाम इज 20%। आगे लिखा हुआ है द 10% बेस टैरिफ विल रिमेन, though we are hoping to get relief on that. Now we are seeking a 10% tariff on our labor intensive export such as apparels, leather, footwear, gems and jewelry, and up to 15% tariff on non labor intensive items, the official said। ये जो यूएस ओवल ऑफिस के ऑफिशियल्स हैं, उनकी ये बातें हैं, इसको हम कंफर्म नहीं मान सकते, बट ये काफी ज्यादा चीजें ट्रेंड कर रही हैं सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, आप कह सकते हैं। तो अभी जो न्यूज है ट्रेड डील का, वो यही न्यूज है मार्केट में। तो इसमें आगे हम क्या देख रहे हैं कि कहाँ पे बातें जो है खींचातानी हो रही है, जो बात नहीं बन पा रही है। तो बात है मार्केट एक्सेस इन डेयरी जीएम, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स रिमेन्स कंटेंशियस एंड अनरिजॉल्व। ये यूएस की तरफ से इंडियन मार्केट का एक्सेस मांगा गया है डेयरी में और क्रॉप में। वही हम जो बात कर रहे थे आईपी की, जीएम की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो है खींचातानी हो रही है। तो आगे क्या प्रपोज किया जा रहा है कि इसको, ये जो पार्ट जहां पे अनरिजोल्व पार्ट है, उसको हम जो लार्जर ट्रेड डील हमारा बाद में अनाउंस होगा, जिसपे हम काम करेंगे पूरे साल तक आगे जाके, उसमें हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बट फिलहाल जितनी चीजों पे एग्रीमेंट हमारा हो चुका है, उतने चीजों को ही लेके इंटरिम डील हमें अनाउंस करना चाहिए। जो अभी तक खबरें हैं उसके हिसाब से इंडिया ने अपनी तरफ से जो भी ऑफर हो सकता है, 10% का, 15% का, आपने देख लिया कि लेबर इंटेंसिव जहां पे हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं जिन चीजों पे, वहां पे 10% टैरिफ देने के लिए हम तैयार हैं। और जहां पे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स नहीं है, उसमें 15% भी हम देने को तैयार है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपनी तरफ से प्रपोजल किया हुआ है, ये सोर्सेस कहते हैं। अब उनकी तरफ से फाइनल कॉल इस पे लेना है। इसके अलावा एक और न्यूज है कि इंडिया यूके लाइकली टू साइन एफटीए नेक्स्ट वीक। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेक्स्ट वीक उनका प्लान है यूके जाने का, और ट्रेड डील शायद उस टाइम पे साइन हो जाए इंडिया यूके का, जो पहले ही लगभग कंक्लूड हो चुका है, लगभग नहीं कंक्लूड ही हो चुका है। उस पर केवल जो सिग्नेटरी है उनके साइन चाहिए ताकि वो इन एक्शन हो जाए। अब ये टैरिफ की हमने बात कर ली, तो उस टैरिफ को हम कैसे और डिकोड करके देखें, तो ये टैरिफ 1.0 एंड 2.0 है। दैट मीन्स की जो लिबरेशन डे जो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल को जो उन्होंने टैरिफ अनाउंस किया था, उस दिन का टैरिफ नंबर क्या था और अभी के टैरिफ नंबर क्या इन्होंने अनाउंस किए हैं कंट्रीज के लिए, उसको जरा देखते हैं। तो जो पहला कॉलम आप देख रहे हैं, ये है यूएस इंपोर्ट शेयर। दैट मीन्स की यूएस अगर 100 रुपए अगर इंपोर्ट करता है, तो कितना कितना परसेंट कहाँ से करता है। तो जो मेजर एक्सपोर्टर है यूएस के लिए, वो है ईयू, नेक्स्ट कम्स मैक्सिको, देन चाइना, देन कनाडा। ये डबल डिजिट में है, इसीलिए मैंने इनको घेर रखा है। मतलब ये मैसिव एक्सपोर्ट करते हैं और यूएस इनसे इंपोर्ट करता है। तो 19, 16, 13 और 13% का नंबर है। तो इसमें क्या देखा, जो लिबरेशन डे का जो टैरिफ था इनके लिए 20%, 25%, 54%, 25%। और जो उसके बाद जो अभी जो लेटर इनको भेजा हुआ है, उसमें क्या अनाउंस किया इन्होंने, यू के लिए सेम नंबर 20 से बढ़ा के 30 कर दिया है, मैक्सिको के लिए 25 से बढ़ा के 30 कर दिया, चाइना के लिए 54 को 55 कर दिया, कनाडा को 25 से 35 कर दिया। यानी जो मेजर उनके एक्सपोर्टर थे, यूएस जिनसे ज्यादा इंपोर्ट करता था, जो 2 अप्रैल को जो टैरिफ अनाउंस किया था, उनसे ज्यादा ही अनाउंस कर दिया है अब जाके। इस पूरे लिस्ट पे अगर हम देखें, तो जो बेनिफिशियरी अभी तक निकल के आया है वो है वियतनाम। वियतनाम 4% एक्सपोर्ट करता है अपने टोटल, यूएस के टोटल इंपोर्ट का। उसके पहले के नंबर 46% थे, अब उसने 20% का ट्रेड डील किया है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं, अगर हम सबकी तुलना कर लें, तो जो मेजर एक्सपोर्टर में सबसे कम नंबर का टैरिफ जो है वो किसको लग रहा है, वियतनाम को। बाकी भी हैं 20% वाले, बट वो लेस देन 1% है। ठीक है, तो 20% पे इनको सेटल किया है इन्होंने, जो कि बाकी जो बड़े कंट्रीज हैं उनसे टैरिफ नंबर्स के हिसाब से अच्छा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इसको मिल रहा है। हम इससे भी कम की तरफ पिच कर रहे हैं। तो अब अगर यही नंबर गो थ्रू हो जाते हैं, अगर सेम नंबर गो थ्रू हो जाते हैं, तो एक्सपोर्ट जो है वो नेचुरली वियतनाम की तरफ शिफ्ट करेगा। और अगर हम 10-15% के नंबर पे अगर जाके सेटल कर लेते हैं अपने ट्रेड डील को, तो जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं लाइक ईयू, मैक्सिको, चाइना एंड कनाडा, इनसे एक्सपोर्ट हमारी तरफ भी शिफ्ट होने की पूरी संभावना है। हमारा नंबर क्या था, 27। हम कितनी बात कर रहे हैं, 10 से 15% की बात कर रहे हैं, जो कि वियतनाम से भी कम है। अब आते हैं हम, इन्फ्लेशन ट्रेंड हमारा क्या है। तो आपके सामने जो लिस्ट है, ये पिछले
लगभग 2 ढाई साल का इन्फ्लेशन का ट्रेंड है। आप क्या देख रहे हैं लगातार इन्फ्लेशन के ट्रेंड में? हमारा इन्फ्लेशन एक टाइम पे मार्च 23 के महीने में 8.9 भी था। ये इन्फ्लेशन, सॉरी, हमारा इन्फ्लेशन अगस्त 23 के महीने में देखें आप 6.83, एंड जुलाई 23 के महीने में 7.44। ये हमारे इन्फ्लेशन के नंबर हुआ करते थे। पिछले साल तक हम जो इन्फ्लेशन का टारगेट रखते थे अपना, वो 4 to 6% के अंदर हम अगर रखते थे तो समझते कि हमारा इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन उसके बाद से हमने इस साल का टारगेट रखा था कि 4 से नीचे रखेंगे। ठीक है, जो कि अभी हम 3.7 की तरफ देख रहे हैं। मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बेटर इन्फ्लेशन के नंबर होते जा रहे हैं। जून का जो इन्फ्लेशन रिपोर्ट हुआ है, दैट इज 2.1। इस पूरे लिस्ट में आप देखें तो सबसे लोवेस्ट इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन की जो बात करते हैं हम, सीपीआई की, सबसे कम इन्फ्लेशन है। और ये 2.5 साल का नहीं, पिछले 6.5 साल का सबसे कम इन्फ्लेशन नंबर पे हम आज के दिन में हैं। इससे आगे क्या बातें निकल के आ रही हैं, ये स्टेटमेंट है आरबीआई गवर्नर का। ये क्या कहते हैं, आप इसको पढ़ें। संजय मल्होत्रा सेड द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी विल कंसिडर कटिंग इंटरेस्ट रेट्स फर्दर if inflation falls below its projection or growth comes under pressure. There is an expectations that inflation for the current year could undershoot its 3.7 forecast. पहले 4% बोला, फिर बोला 3.8 करेंगे। लास्ट में जो अनाउंस किया इन्होंने 2.1 का जो इन्फ्लेशन, वहां पे बोला 3.7 करेंगे। अब कह रहे हैं कि उसको भी अंडरशूट कर सकते हैं हम अगर इन्फ्लेशन नंबर ऐसे रहे तो वही बात ये कह रहे हैं कि undershoot its 3.7 forecast. Malhotra said the RBI policy framework seeks to keep overnight borrowing cost aligned with the benchmark purchase rate currently at 5.5, जो रेपो रेट की बात कर रहे हैं. It seeks to do that by injecting or absorbing liquidity as needed. The resultant fall in lending rates by bank may spur consumption and investment. मतलब जितना रेट कम करेंगे तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, मतलब एक तो पहले कंजम्पशन बढ़ता है। वहां पे कंजम्पशन कैसे बढ़ता है, लोन सस्ते मिलते हैं, लोग लोन लेते हैं, कंजम्पशन करते हैं। तो काफी बढ़िया चीजें हो रही हैं। तो ये इन्फ्लेशन पे आरबीआई गवर्नर का लेटेस्ट स्टेटमेंट है। अब आते हैं स्मॉल कैप फंड ने क्या ऐड किया है। ठीक है, तो आपके सामने न्यूमरस जो स्मॉल कैप फंड्स हैं, ठीक है, आपके सामने है। आप स्टार्ट करिए अगर आदित्य बिरला से, तो वहां आप देखें साई लाइफ साइंसेस, साइंसेस, ओसवाल पंप्स, ठीक है, और काफी न्यूज कंपनी है। आप इसको देख के एक बार देख सकते हैं कि कोई ऐसी कॉमन कंपनी है जो लगभग सभी होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, आप जनरली इसमें जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, ठीक है, कुछ इसमें पंप वाली कंपनीज हैं, कुछ सीडीएमओ कंपनीज हैं, कुछ वैल्यू फैशन वाली कंपनीज हैं, ठीक है, और इंश्योरेंस वाली कंपनी है, हेल्थ केयर वाली कंपनी है। तो इस तरफ जो है फंड्स ने नया एडिशन किया हुआ है। इसको आप और थोड़ा रिफाइन करके देखें और समझे कि किस तरफ जो है जो कंपनी स्मॉल कैप कंपनीज है उनका ओरिएंटेशन किस तरफ है, किस तरफ की कंपनीज को चूज कर रहे हैं। कुछ कंपनी आपको इसमें इंजीनियरिंग वाली मिलेंगी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाली, मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज मिलेंगी, कुछ पावर वाली कंपनीज भी उसमें दिखेंगी आपको। तो जनरली आप इसको देख के आप ट्रेंड गेस कर सकते हैं कि सभी जो म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर हैं वो किस तरफ ट्रेंड देख रहे हैं कि कहाँ मार्केट जाने वाला है, उनको क्या लग रहा है। दिस इज न्यू एडिशंस, ठीक है, टू दिस स्मॉल कैप फंड्स। तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। नाउ कमिंग टू रीसेंट मैक्रोज। तो जो मैक्रोज हमने लास्ट में देखा था 11 जुलाई को, तो डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल प्राइसेस, इसमें कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। क्रूड ऑयल प्राइस थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स कि अ, लग रहा है कि ट्रेड एंड कॉमर्स वाली जो एक्टिविटी है वो वापस से जो बाउंस बैक होगी, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड डील अनाउंस हुए हैं। कुछ कंट्री के साथ जो अनाउंस नहीं हुए हैं, जिनके नंबर हमने बढ़ते हुए देखे, उनसे नेगोशिएशन जारी है। तो हमने जो स्लाइड देखी थी वो आखिरी नहीं है। अगर नेगोशिएशन होता है तो मे बी और भी बहुत सारी कंपनीजों को लोअर नंबर्स मिल सकते हैं। तो वैसा एक्सपेक्टेशंस में लग रहा है डिमांड बूस्ट अप अगर होगा तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगे। और बीच में 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान था कि क्रूड ऑयल का प्राइस जो है $63 पर बैरल इज अ फैंटास्टिक प्राइस, ये करके उनका एक स्टेटमेंट था। आगे जाके ओपेक भी जो है शायद नेक्स्ट मंथ में जो अपना जो फ्यूल कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बहुत है, फ्यूल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाने वाला है, तो उससे सप्लाई आएगी तो क्रूड प्राइसेस अंडर प्रेशर रह सकते हैं। इन्फ्लेशन का नंबर जो रिपोर्ट हुआ है, यूएस का इन्फ्लेशन 2.4 था, अब वो 2.7 हुआ है। 2.6 एस्टिमेट कर रहे थे वो लोग, बस नंबर कम्स एट 2.7। ये फिर से रेट कट की संभावना को यहाँ पे फिर से खराब करता है। बहुत आपने बयान सुने होंगे डोनाल्ड ट्रंप के कि फेड चेयरमैन को हटाएंगे हटाएंगे हटाएंगे,
जैसे इन्फ्लेशन का नंबर रिपोर्ट 2.7 हुआ, जब उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया गया कि आप फेड को हटा रहे हैं, फेड फेड चेयर को हटा रहे हैं, उन्होंने बोला कि नॉट रियली, दिस वाज द स्टेटमेंट। ठीक है। बाकी उनके पूरे जो कोर ग्रुप है उन्होंने बोलना शुरू कर, बहुत ही वोकली बोलना शुरू कर दिया 3 दिन पहले, और ट्रम्प ने सीधा बोला नॉट रियली। तो एक्चुअली जो फेड चेयर देख रहे हैं, और ये नंबर जो है वो 30 3 से ऊपर भी निकलेंगे अगर सेम हालात रहे तो, ट्रेड डील अगर बैलेंस नहीं होते हैं उनसे, ठीक है, तो ये नंबर शूट अप और ज्यादा कर सकते हैं। इंडिया इन्फ्लेशन इज लोवेस्ट इन नॉट इन 1 ईयर, लोवेस्ट इन लास्ट 6.5 ईयर्स। यूएस बॉन्ड यील्ड वही अपने जो जोन है उस जोन के अपर लिमिट में चला गया है। हम ज्यादातर क्या देखते हैं कि 4.5 तक हम यूएस बॉन्ड यील्ड देखते हैं। जनवरी में हालांकि 4.8 तक जंप कर गया था, बट नाउ इट इज एट 4.44। गोल्ड का जो प्राइस है वो पिछले जो वीक था उसी वीक के प्राइस के आसपास है। निफ्टी जो है थोड़ा करेक्ट हुई है, और राइट नाउ उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 22.6। अगर सेम लेवल ये मेंटेन करता है और आगे अर्निंग्स अच्छी आती है तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो और डिक्लाइन हो सकता है, जो कि मार्केट को और थोड़ा सा रीजनेबल बनाएगा। अगर हम अलग अलग इंडेक्सेस की बात करें तो उसके हिसाब से निफ्टी 50 इस जो वीक है वो उसको डिक्लाइन देखने को मिला। 0.72 का बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं है, और बाकी जितने भी ब्रॉडर इंडेक्स है दे क्लोज्ड इन पॉजिटिव टेरिटरी, और उन्होंने फर्दर अपने ऑल टाइम हाई से अपनी दूरी को थोड़ा सा घटा लिया है। उसके अलावा अगर हम जो यूएस मार्केट है उसमें देखें तो डो जोन्स जो है, या नेस्डेक है, या S&P 500 है, पिछले वीक से उनमें चेंजेस जो है थोड़े बहुत चेंजेस हैं, और वो पॉजिटिव चेंजेस हैं। केवल डो जोन्स जो है उसने अपना ऑल टाइम हाई जो पिछला बनाया था उसने जनवरी फरवरी में वो टच नहीं किया है। बाकी दोनों इंडेक्स जो बच गए, नेस्डेक एंड S&P 500, वो लगातार नए ऑल टाइम हाई बनाते चल रहे हैं। चेंजेस बहुत ज्यादा मार्क में नहीं आ रहा है, बट फिर भी उसी टेरिटरी के आसपास वो ट्रेड कर रहे हैं। तो यूएस मार्केट इन स्पाइट ऑफ की चीजें अभी सामने दिख रही है कि ठीक उतनी नहीं है, बट मार्केट एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ठीक कर जाएंगे इसको आगे जाके। ठीक है, क्योंकि जिनके नंबर ज्यादा है टेरिफ के उनकी तरफ से बेचैनी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि जो अल्टरनेट ऑप्शन उनके पास है वियतनाम, उनसे डील हो गई है। दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन इंडिया दिख रहा है। अगर 10-15% का ट्रेड डील करते हैं तो फिर ये जो उनके मेजर एक्सपोर्टर हैं उनके लिए चिंता की बात है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो मेजर एक्सपोर्टर में एक कंट्री चाइना है, वो अलग अलग तरीके से इंडिया पे बहुत सारी चीजें आपने जैसे देखा कि रेयर अर्थ मेटल जो है उन पे बैन करना, फिर एग्री वाले प्रोडक्ट को बैन करना, ये सब चीजें शुरू की हैं उसने। ये डिस्परेशन में चीजें सारी हो रही हैं। ठीक है। देन हम आते हैं, एक विजडम की बात है जो कि अभी तक के इतिहास के सबसे बड़े जो इन्वेस्टर रहे हैं, वॉरेन बफे एंड उनकी टीम के एक मेंबर थे चार्ली मंगर। आई कंसिडर चार्ली मंगर इवन मोर स्मार्टर देन वॉरेन बफे, अगर आप उनको ठीक से पढ़ेंगे तो। वॉरेन बफे के साथ एक एडवांटेज क्या है कि उनकी कंपाउंडिंग की जो टाइम था वो बहुत ही बड़ा हो गया, 11 साल की एज से लगभग 100 ईयर्स की एज के आसपास, ये 90 ईयर्स का कंपाउंडिंग कर रहे हैं वो। तो नेचुरली ही इज द बिगेस्ट, क्या बोलते हैं उसको कि बिगेस्ट जो उन्होंने पैसे बनाए वो वारन बफे ने बनाए, क्योंकि उनके पास टाइम का लिवरेज था। और चार्ली मंगर जो है उतना लंबा टाइम नहीं रहा, बट जो CAGR था, या जो वारन बफे का जो सोच चेंज करने वाली जो बात है, वारन बफे के ना लाइफ के देखिए आप 2-3 फेजेस हैं। पहले वो बहुत ही वैल्यू इन्वेस्टिंग थे, फिर थोड़े ग्रोथ में आए, फिर बहुत सारी चीजें अपना स्टाइल चेंज किया, एक टीम बनाई। तो आप इनमें देखें, आप तो क्या कहना चाह रहे हैं। डोंट बी इन अ हरी टू गेट रिच। 40 years ago, there was a third member of the Buffett Munger Investment Partnership. The name रिक गुरिन। ये आप बफे और चार्ली मगर की बात सुनते होंगे तो उनके बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर थे, दैट इज रिक गुरिन। गुरिन वाज वाइप्ड आउट इन 1970s बियर मार्केट। ही वाज हाईली लिवरेज्ड एंड गॉट हिट विद मार्जिन कॉल्स। बफे लेटर कमेंटेड, क्या बोलते हैं वो, बफे ने क्या बोला, बार्न बफे ने क्या बोला, चार्ली एंड आई ऑलवेज न्यू दैट वी वुड बिकम इनक्रेडिबली वेल्दी। वी वर नॉट इन अ हरी टू गेट वेल्दी, वी न्यू इट वुड हैपन। रिक वाज जस्ट एज स्मार्ट एज अस। सिंपल सा कहना है उनका कि चार्ली और मैं बहुत पहले से जानते थे कि हम बहुत ही भयानक तरीके से वेल्दी होने वाले हैं, बट हम जल्दीबाजी में नहीं थे। हम जानते थे कि ये होगा। रिक जो थे वो हमारी तरह ही बिल्कुल जैसे हम हैं वैसे ही थे, ना कम ना ज्यादा। बट एक ही दिक्कत उनमें थी कि वो थोड़े जल्दीबाजी में थे, बट ही वॉज इन अ हरी। तो लेसन नंबर 1 क्या है इसमें, नेवर बी इन अ हरी टू गेट रिच। वन वे ट्राई एंड एक्सेलरेट द गेटिंग रिच प्रोसेस थ्रू लिवरेज। एक मतलब जल्दी से पैसे बनाने का एक प्रोसेस लिवरेज हो सकता है कि आप उधार लें, उधार से कारोबार कर लें, और वो उधार आपके कंट्रोल के बियॉन्ड चले जाए, ठीक है, तो दिक्कत होगी। और आप सही से संभाल लेंगे तो आपको नॉर्मली ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो लिवरेज लेके रिच होने का
है, प्रोसेस है। लिवरेज मैग्निफाइज गेन्स एंड लॉसेस। तो लिवरेज जो लेंगे तो उससे जो गेन है वो भी मैग्निफाइज हो जाएगा, और लॉस है वो भी मैग्निफाइज हो जाएगा। इट कैन वर्क वंडर्स नाउ आउट ऑफ 10, बट इन ईयर 10 यू गॉट वाइप्ड आउट। ये कह रहे हैं कि 10 बार से 9 बार काम भी कर जाएगा, 10वें साल जो एक बार काम नहीं करेगा ना, तो होता क्या है, ह्यूमन साइकी क्या करेगा, सारा का सारा पैसा आपका लिवरेज पे ही लगा रहेगा। आप जितना पैसा बनाते चलेंगे, वो सारा का सारा पैसा आप लगा के ही रखेंगे हमेशा, वो सभी का सभी लिवरेज पे होगा। एक साल खराब होगा, पूरा का पूरा पैसा वाइप्ड आउट। जैसे रिक बोरेन के साथ हुआ 1970 के बियर मार्केट में, पूरा ही पूरा वो वाइप्ड आउट हो गया। कोई आज तक नाम नहीं जानता, केवल वही दो आदमी जानते हैं जिन्होंने साथ में काम किया और बराबर के हिस्सेदार उनके मैनेजमेंट में थे। लेसन नंबर 2, डोंट गेट टू ग्रीडी। वो क्या कहते हैं, हालांकि ये जो अभी अगली लाइन है वो यूएस मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि वो मेच्योर मार्केट है। अ मिड टू हाई सिंगल डिजिट रिटर्न अर्न्ड ओवर डिकेड्स इज अ गुड आउटकम फॉर मोस्ट ऑफ अस। मतलब मिड मतलब 5, और हाई सिंगल डिजिट मतलब 9, 5 से 9% का रिटर्न बड़े एक डिकेड के साथ, ठीक है ना, डिकेडल अगर है तो अगर कमाते हैं तो मोस्ट ऑफ अस जो पीपल है उनके लिए अच्छा आउटकम है। ये मेच्योर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि वो मेच्योर मार्केट के इन्वेस्टर हैं। क्योंकि वहां पे बॉन्ड यील्ड है आज के टाइम पे 4.4 आपको दिख रहा है, बट जनरली जब इंटरेस्ट रेट कम रहते हैं, ग्रोथ ठीक रहता है उनका, तो बॉन्ड यील्ड आपको 1%, 1.5%, 2% यही मिलेगा आपको। अभी बहुत एलिवेटेड है, इसलिए ट्रम्प को आप ज्यादा गुस्से में देखते हैं, ठीक है। तो उनके यहाँ अगर बॉन्ड यील्ड एवरेज निकाल लें तो 2.5% का बॉन्ड यील्ड रहा करते, 2-2.5% का। तो इक्विटी रिटर्न अगर वो 8%, 9% जनरेट करते हैं, डिकेडल एक कंपाउंडिंग होती है, तो अच्छा माना जाएगा। हमारे यहाँ वैसा नहीं है, हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट ही जो है वही 6-7% है, ठीक है। हमारा जो बॉन्ड यील्ड है वो 6 पॉइंट समथिंग है, 6.5 के आसपास होगा। तो अभी कम हो गया है, अभी 1 साल 2 साल पहले वो 8% के 7.5% के आसपास हुआ करता था, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक जो सम्मानजनक नंबर हो सकते हैं वो 12% का रिटर्न है। इसको आप ऐसे समझ ले अपने कॉन्टेक्स्ट में कि 12% से लेकर 15% का रिटर्न जो है, अगर एक डिकेड के अंदर अगर सेम कंपाउंडिंग की जाए तो बहुत ही बेहतरीन है। और 20% कंपाउंड रिटर्न इज फैंटास्टिक, उनका कहना है। वारन बफे का भी कंपाउंडिंग जो है ओवर द ईयर्स, हिज कंपाउंडिंग इज 19%। 19%, आप जो 25, 30, 35, 50 एंड 100% की बात करते हैं, दैट इज नॉट, मतलब आपसे गलती करवाएगा वो चीज, आपको शांति से रहने नहीं देगा, ठीक है। और 20% कंपाउंड रिटर्न इज फैंटास्टिक इफ यू कैन सस्टेन इट, बट कैन यू, बट कैन यू। हमने सीधा नंबर देखा था, 90% फंड मैनेजर जो कि ट्रेंड है वो, उनका बिजनेस स्टडीज में, ठीक है, मार्केटिंग में उनकी मैनेजमेंट की डिग्री है, ठीक है। जो वर्ल्ड के जो अच्छे बी कॉलेज है वहां से डिग्री है उनकी, जिंदगी भर वही पढ़ाई की है, 20 साल से वही काम कर रहे हैं। बट आपने क्या देखा था कि ओनली 10% ऑफ फंड मैनेजर्स कैन बीट दियर सिमिलर इंडेक्स, ओनली 10% फंड मैनेजर, ठीक है। बीट का मतलब 1% से बीट कर गया तो बीट कर गया, सिंपल सी बात है। तो वही वो कह रहे हैं कि 20% का कंपाउंडिंग इज अ फैंटास्टिक थिंग, बट कैन यू सस्टेन इट। फॉर मोस्ट ऑफ फॉर मोस्ट ऑफ अस द आंसर इज प्रोबेबली नो। ये वो कहना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात वो आगे कह रहे हैं, नो योर लिमिट्स, बी पेशेंट, अवॉइड लिवरेज। मतलब कि अपने आप को पहचाने, और आप देखें कि एक हैंडसम रिटर्न क्या होता है और उससे हम कितना बड़ा गैप बना पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में 20-25% का रिटर्न अगर ईयर ऑन ईयर हम बना पाते हैं, और ये अगर हम 10 साल कर पाते हैं ना, अगर हम 10 साल कर पाते हैं, तो आप ये समझ लें कि 25% से बढ़ने वाला कोई भी एसेट, ठीक है, 3 साल में 2 गुना होता है, और 10 साल में 10 गुना होता है, और 20 साल में 100 गुना होता है, लगभग लगभग। बट आप वो 10 साल 20 साल रुक के तो देखें, आप में वो ग्रीड तो होना चाहिए कि मैं रहूंगा। और शुरू का जो है ना, शुरू का 1000 डेज, शुरू के 1000 डेज यही मुश्किल है, 999 डेज मुश्किल है। जैसे ही आपने फोर्थ डिजिट में प्रवेश किया, आप एक अलग ही माइंडसेट वाले इंसान अपने आप को देखेंगे। आपको पता ना चले, बट आप दूसरों से मिलेंगे, आपको वो बता देंगे आपको कि तुम ऐसे 5 साल पहले 3 साल पहले नहीं थे, अब तुम अलग लगते हो अपने सोच के हिसाब से। तो दिस शुड बी आवर साइकोलॉजिकल, आप कह सकते हैं सेटलमेंट, ठीक है। अपने दिमाग का, अपने एक कूल एंड काम कंपोज हेड का सेटलमेंट इस हिसाब से होना चाहिए कि हम यहाँ पे एक लंबे टाइम के लिए हैं, और हम यहाँ पे अच्छा कंपाउंडिंग देखने आए हैं, और उस कंपाउंडिंग को अपने साथ देखेंगे, इंजॉय करेंगे। और एक टाइम आएगा कि आप इस अपने डीमेट अकाउंट में
जो दिख रहे हैं नंबर, उस नंबर को केवल एक नंबर ही समझेंगे। और जब आप उसको नंबर समझना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग से ग्रीड, फियर, ठीक है, होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बहुत परेशानी, ठीक है, बेचैनी, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप केवल उसको नंबर ट्रीट कर रहे हैं कि उस नंबर को कैसे मैनेज करना है मुझे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।